नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय पर बात कर रहे हैं। कैसे बैक्टीरिया, हाँ वही छोटे छोटे जीव, अब बीमारियों के इलाज के लिए जीवित दवाओं की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे पास एक हालिया साइंटिफिक रिव्यू है जो इस नई फील्ड को बारीकी से देखता है। हाँ बिल्कुल। ये सोचना ही थोड़ा अजीब लगता है ना, कि बैक्टीरिया मतलब जिनसे हम अक्सर बचने की कोशिश करते हैं, वो कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के इलाज में मदद कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सब मुमकिन हुआ है सिंथेटिक और सिस्टम्स बायोलॉजी में जो तरक्की हुई है उसकी वजह से। ये जो बैक्टीरिया बेस्ड लाइव बायोथेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स हैं या एलबीपी कहें, इनका फायदा ये है कि ये हमारे शरीर के टिश्यू में मतलब ऊतकों में बस सकते हैं, इम्यून सिस्टम को बदल सकते हैं और दवा बिल्कुल वहीं पहुंचा सकते हैं जहां जरूरत है। अच्छा, इससे दवा की कम डोज लगती है और हाँ साइड इफेक्ट्स भी कम हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर ये काम कैसे करते हैं? मतलब कोई खास तरीके हैं इनके इस्तेमाल के? शायद लेख में कुछ बताया हो। लेख में दो मेन अप्रोचेस बताई गई हैं। पहली है ऑन टारगेट थेरेपी। इसमें बैक्टीरिया को सीधे बिल्कुल वहीं लगाया जाता है जहां दिक्कत है, जैसे किसी ट्यूमर पर या स्किन पर। सीधे वहीं पर? हाँ, और इसमें दोनों तरह के बैक्टीरिया यूज हो सकते हैं। पैथोजेनिक यानी जो आमतौर पर बीमारी करते हैं, और माइक्रोबायोटा वाले यानी जो हमारे शरीर में नॉर्मली रहते हैं और फायदेमंद भी होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल, ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? हाँ, सुनने में लगता है, पर उन्हें कंट्रोल करके और जेनेटिकली मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ा उदाहरण है बीसीजी, माइकोबैक्टीरियम बोविस। हाँ, वो टीबी वाला टीका। बिल्कुल वही। पर अब ये नॉन इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर के इलाज के लिए FDA अप्रूव्ड है, और इससे और बेहतर बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग से बदला भी गया है, जैसे VPM1002 स्ट्रेन। इसके क्लिनिकल ट्रायल भी सफल रहे। ये खुद कैंसर खत्म करने वाले मॉलिक्यूल डिलीवर करते हैं। अच्छा। या फिर ट्यूमर को दूसरी थेरेपी जैसे फोटोथर्मल थेरेपी के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं। और वो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में वैसे भी रहते हैं, उनका क्या? उनका भी सीधा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे स्किन के लिए रोजोमोनास म्यूकोसा नाम का बैक्टीरिया है। इसे एटोपिक डर्मेटाइटिस मतलब एक तरह का एक्जिमा, उसके क्लिनिकल ट्रायल में यूज किया गया। देखा गया कि खुजली कम हुई। अरे वाह। हाँ, और ऐसे ही डायबिटिक अल्सर जो शुगर के मरीजों में घाव हो जाते हैं, हाँ, उनको ठीक करने में मदद के लिए इंजीनियर किए गए लैक्टोकोकस लैक्टिस पर भी प्री क्लिनिकल टेस्ट हुए हैं। तो मतलब एक तरीका तो हुआ कि बैक्टीरिया को सीधे प्रॉब्लम वाली जगह पर भेज दो, पर क्या ये कहीं और से भी असर डाल सकते हैं? जैसे पेट में रहने वाले बैक्टीरिया, उनका कुछ रोल है? बिल्कुल सही सवाल, और यही दूसरी स्ट्रैटेजी है। इसे कहते हैं गट बॉडी एक्सिस। इसमें आंत में यानी गट में दिए गए बैक्टीरिया शरीर के दूर के हिस्सों पर असर डालते हैं, जैसे ब्रेन पर या स्किन पर। गट बॉडी एक्सिस मतलब पेट का कनेक्शन पूरे शरीर से? हाँ बिल्कुल, जैसे गट ब्रेन एक्सिस है। अब ये साफ हो गया है कि हमारी आंत के बैक्टीरिया हमारे ब्रेन हेल्थ पर असर डालते हैं। ADHD और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD जैसी कंडीशंस के लिए लैक्टोबैसिलस जैसे प्रोबायोटिक्स की स्टडी में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा। और अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों में भी गट माइक्रोबायोटा का रोल देखा जा रहा है। फिर गट स्किन एक्सिस भी है। आंत की सेहत का असर सीधे स्किन पर दिखता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए प्रोबायोटिक्स और FMT वो क्या है? फीकल माइक्रोबियोटा ट्रांसप्लांटेशन मतलब हेल्दी डोनर के स्टूल से माइक्रोब्स लेकर मरीज की आंत में डालना। इस बार भी रिसर्च चल रही है। अच्छा, दिलचस्प है। और कुछ मेटाबॉलिक बीमारियों के लिए भी ये अप्रोच बहुत काम की है। सोचिए, हम आंत को ही एक तरह की बायोफैक्ट्री बना सकते हैं। बायोफैक्ट्री? हाँ, जो शरीर के लिए जरूरी चीजें बनाए या नुकसानदेह चीजों को हटाए, वो भी बिना लगातार दवा खाए। जैसे एक बीमारी है फेनिल कीटोन्यूरिया, PKU कहते हैं। इसमें शरीर फेनिल एलेनिन नाम का अमीनो एसिड पचा नहीं पाता। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो इसके इलाज के लिए इंजीनियर किए गए E. coli निस्ले बैक्टीरिया बनाए गए हैं, जैसे स्ट्रेन SYNB 16118। ये आंत में ही फेनिल एलेनिन को पचा देते हैं। कमाल है। हाँ, और ऐसे ही हाइपरऑक्सिलूरिया के लिए भी इंजीनियर बैक्टीरिया SYN 8802 पर काम चल रहा है। तो ये जो बैक्टीरिया को इतना स्पेसिफिक काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे क्रिस्पर वगैरह का बड़ा रोल होगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्रिस्पर जैसी टेक्निक्स ने बैक्टीरिया के जेनेटिक कोड में सटीक बदलाव करना बहुत आसान कर दिया है।
इससे हम उन्हें खास प्रोटीन बनाने या किसी खास मॉलिक्यूल को पहचानने या किसी खास माहौल में ही एक्टिव होने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो बैक्टीरिया को लिविंग मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करने की संभावनाएं बहुत हैं, बहुत ज्यादा। चाहे उन्हें सीधे टारगेट पर लगाएं या गट के जरिए पूरे शरीर पर असर डालें, ये मेडिसिन का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल रहा है। हाँ, ये सोचना वाकई बहुत रोमांचक है कि हमारे अपने शरीर के ये छोटे छोटे साथी ही बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। जाहिर है, जैसा लेख में भी है, सेफ्टी और रेगुलेशन वाली चुनौतियां तो हैं, वो बहुत जरूरी हैं। मतलब ये पक्का करना कि ये इंजीनियर्ड बैक्टीरिया सिर्फ वही करें जो उन्हें करना है और कोई गड़बड़ ना करे। बिल्कुल सही, सेफ्टी सबसे पहले। जाते जाते एक विचार आता है मन में। जैसे जैसे हम अपने शरीर और इन अरबों माइक्रोब्स के बीच के इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझ रहे हैं, क्या भविष्य में दवाएं काफी हद तक बैक्टीरिया के साथ एक सोची समझी पार्टनरशिप पर आधारित होंगी? क्या हम जल्द ही प्रोग्रामेबल प्रोबायोटिक्स को आम दवाओं की तरह देखेंगे? सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, भविष्य क्या लेकर आता है देखना होगा।